सोचिए हमारे चारों तरफ जो दुनिया है ये आखिर चलती कैसे है। इसके पीछे कुछ नियम हैं, कुछ ऐसे कानून जो लिखे तो नहीं गए पर हमारे ग्रह की हर एक चीज को कंट्रोल करते हैं। आज हम इसी अदृश्य कोड को, इसी इनविजिबल रूल बुक को समझने की कोशिश करेंगे और यकीन मानिए इन नियमों को जानना हम सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो पहला सवाल यही उठता है कि ये नियम लिखे किसने हैं? क्या ये किसी किताब में है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रकृति की अपनी जुबान है, एक ऐसा कोड जो लाखों सालों से इस धरती पर जिंदगी को चला रहा है। तो चलिए आज इस कोड को डीकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का रूट मैप। सबसे पहले हम प्रकृति की इस रूल बुक को खोलेंगे, फिर उस अटूट नियम को समझेंगे जिस पर सब कुछ टिका है, एनर्जी का नियम। इसके बाद देखेंगे कि जब ये चेन टूटती है तो होता क्या है, और उन छुपे हुए खतरों को जानेंगे जो हमारे आसपास ही हैं। और आखिर में बात करेंगे कि इसे बचाने के लिए दुनिया मिलकर क्या कर रही है। देखिए, किसी भी रूल बुक को समझने के लिए पहले उसकी भाषा सीखनी पड़ती है ना? तो चलिए पहले उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने हमें इस भाषा के जरूरी शब्द दिए, वो शब्द जिनसे हम प्रकृति को बेहतर समझ पाते हैं। तो देखिए, ये जो शब्द है ना, ये बस शब्द नहीं है, ये एक पहेली के टुकड़ों की तरह हैं जो एक दूसरे से जुड़ते जाते हैं। अर्नेस्ट हैकेल ने हमें इकोलॉजी दी, मतलब जीवों के आपसी रिश्ते की पढ़ाई। फिर एजी टॉसले आए, उन्होंने कहा ये रिश्ते कहीं तो होते होंगे ना, बस उसे इकोसिस्टम नाम दे दिया। और फिर डब्ल्यूसी रोजन ने बताया कि उस इकोसिस्टम में कितनी वैरायटी है, कितनी तरह की जिंदगी है, वो हो गई बायोडाइवर्सिटी। देख रहे हैं, हर कॉन्सेप्ट हमें कहानी में थोड़ा और आगे ले जाता है। अच्छा, तो अब जब हम भाषा के कुछ बेसिक शब्द समझ गए हैं, तो चलिए अब आते हैं प्रकृति के सबसे बड़े, सबसे फंडामेंटल नियम पर, ऊर्जा का नियम। ये वो रूल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता और यही तय करता है कि जीवन की गाड़ी कैसे चलेगी। लिंडमैन का ये 10% का नियम सुनने में सिंपल लगता है पर है बड़ा गहरा। ये कहता है कि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पर जाती है तो सिर्फ 10% ही आगे ट्रांसफर होती है। बाकी की 90% एनर्जी वो या तो इस्तेमाल हो जाती है या फिर गर्मी बनकर उड़ जाती है। मतलब नेचर में एनर्जी एक वन वे टिकट की तरह है, एक बार खर्च हुई तो वापस नहीं आती। चलिए अब इस नियम को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए पौधों के पास है 1000 जूल की एनर्जी जो उन्होंने सूरज से ली। अब एक टिड्डा आया, उसने पौधे खाए तो उसे कितनी एनर्जी मिली? पूरी नहीं, सिर्फ 100 जूल। 90% तो लॉस हो गई। फिर एक मेंढक ने उस टिड्डे को खाया, मेंढक को मिली सिर्फ 10 जूल। और आखिर में जब एक सांप ने उस मेंढक को पकड़ा तो सांप तक पहुंची सिर्फ 1 जूल। 1000 से शुरू होकर सिर्फ 1 पर खत्म। अब समझ आया कि फूड चेन्स क्यों छोटी होती है? क्योंकि टॉप पर पहुंचने वाले के लिए एनर्जी बचती ही नहीं है। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये कि एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, ऑलवेज। ये कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप जीरो से एनर्जी बना ही नहीं सकते। फिजिक्स का सीधा सा नियम है, प्रकृति में बॉस कोई फ्री लंच नहीं होता। अब तक हमने बात की नियमों की, पर क्या होता है जब हम इंसान इन नियमों को तोड़ते हैं? अब हम भारत की ही एक ऐसी कहानी पर नजर डालेंगे जो असल में एक बहुत बड़ी चेतावनी है। बस इस नंबर को देखिए, 99%। क्या हो सकता है ये? जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीज होगी जो इतनी बुरी तरह से, लगभग पूरी तरह से खत्म हो गई हो? ये आंकड़ा जुड़ा है भारत के गिद्धों से। उनकी आबादी में 99% की गिरावट आई। और जानते हैं वजह क्या थी? कोई बड़ी आपदा नहीं, बल्कि एक छोटी सी, मामूली सी दर्द की दवा, डिक्लोफेनेक। ये दवा मवेशियों को दी जाती थी और जब वो मवेशी मर जाते थे तो गिद्ध उन्हें खाते थे और ये दवा उनके लिए जहर बन जाती थी। उनके गुर्दे फेल हो जाते थे। सोचिए, एक छोटी सी इंसानी गलती ने प्रकृति के सबसे अहम सफाई कर्मचारियों को लगभग खत्म ही कर दिया। गिद्धों की ये कहानी हमें IUCN जैसे संगठनों के काम की अहमियत बताती है। ये लोग एक रेड डेटा लिस्ट बनाते हैं जो एक तरह से हमारी धरती की सारी प्रजातियों का हेल्थ रिपोर्ट कार्ड है। अगर किसी का नाम रेड में है मतलब वो हमेशा के लिए खत्म हो गया, पिंक मतलब वो बिल्कुल किनारे पर खड़ा है, एक आखिरी वार्निंग, और ग्रीन मतलब उम्मीद है, रिकवरी हो रही है। और ये देखिए, ये भारत के कुछ अनमोल जीव हैं जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में हैं। वो समझिए विलुप्त होने से बस एक कदम दूर हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जैसे खूबसूरत पक्षी अब गिने चुने ही बचे हैं। वहीं बंगाल टाइगर और एशियाई शेर जैसे जानवर अभी भी एंडेंजर्ड हैं। मतलब लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन देखिए, खतरा हमेशा गिद्ध या टाइगर की तरह दिखता नहीं है। कुछ खतरे तो अदृश्य होते हैं, हमारी हवा में, हमारे पानी में। ये वो साइलेंट किलर हैं जो चुपचाप अपना काम कर रहे हैं।
ये सिर्फ एक टेबल नहीं, ये एक चेतावनी है। पारा यानी मरकरी आपके दिमाग पर असर करता है, कैडमियम आपकी हड्डियों को कमजोर कर देता है। ये सिर्फ केमिकल्स के नाम नहीं है, ये उन बीमारियों के नाम हैं जो हमारे पानी में घुले जहर से होती हैं। हर नाम के पीछे एक इंसानी त्रासदी छिपी है। और हवा में भी ऐसा ही एक दुश्मन है, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसे साइलेंट किलर क्यों कहते हैं? क्योंकि ना तो आप इसे देख सकते हैं, ना ही सूंघ सकते हैं। ये चुपचाप आपके खून में ऑक्सीजन की जगह ले लेती है और बस दम घुटने लगता है। भोपाल गैस त्रासदी की दर्दनाक कहानी में इस गैस का बहुत बड़ा हाथ था। अच्छा, अब ग्रीन हाउस गैसों को देखिए। ये गैसें ना धरती के लिए कंबल की तरह हैं। थोड़ा बहुत तो जरूरी है ताकि धरती गर्म रहे, लेकिन हम इंसानों ने फॉसिल फ्यूल जला जलाकर इस कंबल को इतना मोटा कर दिया है कि अब धरती का दम घुट रहा है, और इसी को हम सब ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम्स की बात की, खतरों की बात की, लेकिन ये कहानी सिर्फ निराशा की नहीं है, ये उम्मीद की भी है, कोशिशों की भी है। अब देखते हैं कि इस ग्रह को बचाने के लिए दुनिया भर में क्या कोशिशें हुई हैं और हो रही हैं। ये भारत की कहानी है, कानूनों और एक्शन की। 1973 में जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ, तो हमने दुनिया को दिखाया कि हम अपने राष्ट्रीय पशु को बचाने के लिए सीरियस हैं। और 1986 में भोपाल की उस भयानक त्रासदी के बाद देश में एक मजबूत एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया। हर कानून के पीछे एक वजह है, एक सबक है। और ये लड़ाई सिर्फ भारत की नहीं, पूरी दुनिया की है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है जिसने ओजोन लेयर के छेद को भरने में मदद की। पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। ये संधियां इस बात का सबूत हैं कि जब दुनिया चाहे तो बड़े से बड़ा चैलेंज भी मिलकर फेस कर सकती है। ये स्लाइड दिखाती है कि भारत कितना खास है। सोचिए, दुनिया में बायोडाइवर्सिटी के 36 हॉटस्पॉट्स हैं, मतलब वो जगहें जहां सबसे ज्यादा तरह की जिंदगी मिलती है। और उन 36 में से चार हमारे देश में हैं: हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट और सुंडालैंड। ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं, ये हमारी विरासत हैं और हमारी जिम्मेदारी भी। पर कभी-कभी ना हमारे सोल्यूशन ही प्रॉब्लम बन जाते हैं। यूकेलिप्टस का पेड़, इसे हरियाली लाने के लिए खूब लगाया जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि इसे इकोलॉजिकल टेररिस्ट यानी पारिस्थितिक आतंकवादी भी कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये जमीन से इतना ज्यादा पानी खींचता है कि आसपास किसी और चीज के लिए पानी ही नहीं बचता। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे अच्छे इरादे भी अगर प्रकृति के नियमों के खिलाफ हों तो नुकसान कर सकते हैं। हमने बड़ी बड़ी बात की, ग्लोबल ट्रीटीज, हॉटस्पॉट्स, लेकिन अब 1 मिनट के लिए इन सबको भूल जाइए और बस अपने आसपास देखिए। याद करने की कोशिश कीजिए कि आखिरी बार आपने अपने घर के पास आंगन में गौरैया या कौवे को कब देखा था। वो सब कहाँ गए? उनका इस तरह गायब हो जाना ये सिर्फ एक मामूली बात नहीं है, ये एक अलार्म है, एक चेतावनी जो हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के नियम वो कहीं दूर नहीं, हमारे अपने घर से ही शुरू होते हैं। और शायद सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हम उस चेतावनी को सुन रहे हैं? इसी सवाल के साथ